दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मेन डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी कर देनी चाहिए। लेकिन समय के साथ कुछ और डिमांड्स भी ऐड हुई हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिमांड है कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं, स्पेशली पंजाब से, उनका यह कहना है कि भारत को इमीडिएट बेसिस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, WTO से खुद को बाहर निकाल लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि WTO के अंडर एक क्लॉज है, दैट इज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इससे क्या हो रहा है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्पेशली पंजाब के, उनको नुकसान हो रहा है। इस वजह से भारत को इमीडिएट बेसिस पर WTO से खुद को विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, किस तरीके से भारत को इंपैक्ट करता है, भारत का स्टांस क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं पंजाब के, वो चाहते हैं कि भारत WTO से खुद को विड्रॉ कर ले, क्योंकि उनका कहना है कि जो AOA है, दैट इज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उससे भारत के जो फार्मर्स उनको नुकसान हो रहा है, प्लस डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से 2024 के फरवरी महीने में फार्मर्स ने, स्पेशली फ्रॉम पंजाब, उन्होंने ऑब्जर्व किया था क्विट WTO डे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अग्रेसिवली इस डिमांड को पिच किया जा रहा है। अब देखिए, अगर मैं आपको भारत की बात करूं तो भारत में आज भी 45 से 50% जो जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर बूस्ट होता रहे, एग्रीकल्चर स्मूथली चलता रहे, इस वजह से सरकार कई सारी स्कीम्स, कई सारी सब्सिडीज रन करती है। MSP की बात कर लें हम, आपका प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम की बात करें, जो कि इनकम सपोर्ट स्कीम है। फिशरीज सेक्टर में सब्सिडीज है। शुगर एक्सपोर्ट में सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि ये जो भी स्कीम्स है ना, चाहे हम MSP की बात कर लें, हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात कर लें, हम फिशरीज सेक्टर में सब्सिडीज की बात कर लें, ये सारे शुगर केन जो है, शुगर सब्सिडी, इनकी बात कर लें, इन सब मौकों पर WTO में क्या हुआ है कि भारत को क्रिटिसाइज किया गया है कि भारत जो है वो इस तरीके की स्कीम्स जो है वो रन कर रहा है, जिससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। और ये किसके तहत बोला जाता है, कौन सा क्लॉज है जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि जो मेंबर हैं WTO के, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो सब्सिडी या क्लॉजेस ब्रीच कर रहा है, वो है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। अगर हम अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर को समझें तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है मार्केट एक्सेस, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, तो मैं तीनों पिलर्स जो है समझाने की कोशिश करूंगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब अगर हम मार्केट एक्सेस की बात करें, अब एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज करिए कोई कंट्री है A1, ठीक है, दूसरी कंट्री है A2। अब मार्केट एक्सेस अगर स्मूथ करना है तो A1 कंट्री जो है वो कोई बैरियर्स नहीं इंपोज करे, जो A2 कंट्री है वो भी कोई बैरियर्स इंपोज ना करे। जो भी मार्केट रन कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से ट्रेड हो, ये कहता है मार्केट एक्सेस। अब सपोज करिए कि मेरे पास पावर है, मैं अथॉरिटी हूं, सपोज करो मैं प्रेसिडेंट हूं कंट्री A2 का। अब मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे जो फार्मर्स हैं, मेरी कंट्री में जो फार्मर्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। इस वजह से मैं क्या करूंगा, जो A1 कंट्री के जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे हम पैडी की बात कर लें, हम व्हीट की बात कर लें, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इन पर टैरिफ्स इंपोज करना चाहूंगा। अगर मैं टैरिफ्स इंपोज करूंगा तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लिमिटेड हो जाएंगे मेरी कंट्री में। अब इसको भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ये जो बैरियर्स है इनको भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक आपका टैरिफ बैरियर है, ठीक है, एक आपका टैरिफ बैरियर है, दूसरा आपका नॉन टैरिफ बैरियर है। अगर मैं टैरिफ बैरियर्स की बात करूं तो जो भी टैक्सेस होते हैं वो टैरिफ बैरियर्स होते हैं। तो जैसे सपोज करो कोई A1 कंट्री है, इन्होंने व्हीट एक्सपोर्ट किया मेरी कंट्री में, A2 में, सपोज करते हैं मेरी कंट्री, मतलब मैं यहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हूं, तो मैंने क्या किया कि व्हीट पर टैक्सेस इंपोज कर दिए। अब जब मैंने कंट्री A1 के व्हीट पर टैक्सेस इंपोज किए हैं, तो अल्टीमेटली ये जो A1 कंट्री का व्हीट है, ये जब A2 कंट्री में आएगा तो ये महंगा आएगा। जब ये महंगा आएगा तो अल्टीमेटली A2 कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो इसी कंट्री के प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये महंगा है। जैसे ही कोई चीज महंगी होती है तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये हो गया आपका टैरिफ बैरियर। दूसरा क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब ये होता है कि कोई कोटा फिक्स कर दिया गया है।
जैसे सपोज करिए ये पेन है, ये मार्कर है, ये मुझे एक्सपोर्ट करना है कंट्री A2 में, A1 कंट्री से मुझे A2 कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, लेकिन A2 कंट्री का नियम है कि मैं सिर्फ 10 मार्कर्स ही एक्सपोर्ट कर सकता हूं कंट्री A2 में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो मार्कर्स है ये बहुत ज्यादा नंबर्स में A2 कंट्री में फ्लड नहीं हो सकेंगे। तो इस वजह से मार्केट एक्सेस के तहत जो पहला क्लॉज है AOA, दैट इज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, वो ये कहता है कि इस तरीके का कोई भी जो बैरियर है या टैरिफिकेशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। तो पहला ये कहता है कि मार्केट एक्सेस स्मूथ होना चाहिए, ना ही A2 कंट्री कोई इस तरीके के टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर इंपोज करे, ना ही A1 कंट्री। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको रन कौन करेगा, वो मार्केट। जैसे मार्केट चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट की डिमांड है, जिस तरीके से मार्केट में सप्लाई है, उसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं होगा। यह होता है पहला क्लॉज जो कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, दैट इज आपका, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज आपका मार्केट एक्सेस। अब अगर हम दूसरे एक्सेस की बात करें, अगर मैं दूसरे पिलर की बात करूं तो वो है आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब एक्सपोर्ट सब्सिडीज में क्या होता है कि सपोज करिए मैं फार्मर हूं, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज में क्या होता है कि मैं फार्मर हूं, मैं भारत का फार्मर हूं, मैं भारत का किसान हूं, मैंने प्रोडक्शन किया, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन किया, सपोज करिए मैंने प्रोड्यूस किया राइस को, ठीक है, मैंने प्रोड्यूस किया राइस को। अब अगर सरकार मुझे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर में, सीड में, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या होगा, मेरा काफी ज्यादा पैसे बचेंगे, ठीक है, मेरे काफी ज्यादा पैसे बचेंगे। अगर मेरे पैसे बचेंगे तो क्या होगा, मैं जो ये राइस है, ठीक है, मैं ये जो राइस है ये दूसरी कंट्री, सपोज करो C2 कंट्री में, मैं इस कंट्री में इस राइस को कम प्राइस पर जो है एक्सपोर्ट करूंगा। तो जैसे ही मेरा जो चावल है, जो राइस है, जब C2 कंट्री में आएगा, तो मेरा जो राइस आया है इसकी प्राइस समझ लीजिए, एक रफ नंबर है कि 20 रुपए किलो है, ठीक है, 20 रुपए केजी है। और जो C2 कंट्री के फार्मर्स हैं जो वहां पर राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो यही सेम क्वालिटी की राइस C2 कंट्री जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका क्या प्राइस होगा, सपोज करते हैं वो 30 रुपीज केजी है, 30 रुपीज केजी है। तो अगर आप भारत के नागरिक हो, आप USA के नागरिक हो, दुनिया में किसी भी देश के नागरिक हो, कोई भी चीज सेम अगर है और उसके प्राइस में अंतर है, तो आप उसी प्रोडक्ट को परचेस करोगे जिसकी प्राइस कम होती है। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इस कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा, और जो मैं हूं, क्योंकि मुझे सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी हुई है, तो इस वजह से मैं इस कंट्री के एक्सपोर्ट्स को डिक्टेट कर सकूंगा, और इससे क्या होगा कि एक ट्रेड इम्बैलेंस भी हो जाएगा मेरी तरफ, भारत की तरफ वो ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो फेवर करेगा, शायद ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये 20 रुपए केजी चावल मिल रहा है इस कंट्री में, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी उतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मैं भारत जो है उसको फायदा होगा। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो मार्केट एक्सेस में किसी भी तरीके के टैरिफिकेशन को रोकता है WTO का अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इसी तरीके से कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम से कम लगाए, सो दैट मार्केट डिस्टॉर्ट ना हो या ट्रेड इम्बैलेंस ना हो, या किसी भी कंट्री जहां पर सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं दे रही है वहां के फार्मर्स को नुकसान ना हो। इस वजह से एक्सपोर्ट सब्सिडीज को लिमिट करने की बात करता है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि भाई अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दुनिया में जो ट्रेडिंग हो रही है, जो ट्रेड हो रहा है, चाहे वो बायलैटरल लेवल पर हो, चाहे वो मल्टीलेटरल लेवल पर हो, वो स्मूथ होना चाहिए। किसी एक कंट्री को फायदा नहीं होना चाहिए, किसी एक कंट्री को नुकसान नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हो गया? पहला हमने क्लियर कर लिया मार्केट एक्सेस, दूसरा हम समझ गए एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट। देखो, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज में खास अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो भारत सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, वो सिर्फ स्पेसिफिकली रिलेटेड है एक्सपोर्ट से। लेकिन यदि मैं डोमेस्टिक सपोर्ट की बात करूं तो इसमें, ठीक है, इसमें आपका सीड भी आ गया, ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, और क्या आ गई, और इसमें फर्टिलाइजर्स भी आ गए। तो जितना ओवरऑल डोमेस्टिकली सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है भारत सरकार, जैसे एमएसपी हो गया, ठीक है, जैसे एमएसपी हो गया, जैसे आपका प्रधानमंत्री निधि, आपका प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम हो गया, ये सब क्या है, सब डोमेस्टिक सपोर्ट की भाई इनकम सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड किया जा रहा है, एमएसपी उठाया, एमएसपी दिया जा रहा है। एमएसपी मतलब यह है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट का प्राइस जो भी है, लेकिन सरकार एमएसपी पर ही उस प्रोडक्ट को परचेस करेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, ये सारी चीजें आ गई हैं डोमेस्टिक सपोर्ट में। अब सपोज करिए, ठीक है, अब सपोज करिए कि डोमेस्टिक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक कंट्री है, वहां पर सरकार डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और सीड उसको मिल रहा है 10 रुपए में, ठीक है। फिर आपका फर्टिलाइजर्स हो गए इसमें 8 रुपए में, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे भारत में ऐसे स्टेट है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सपोज कर लेते हैं 2 रुपए, मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूं, ये C1 कंट्री है, ठीक है, ये C1 कंट्री है। अगर हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 20 रुपए। वहीं अगर कोई दूसरी कंट्री है जो ये सारे डोमेस्टिक सपोर्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पर जो सीड की प्राइस हो शायद वो 20 रुपए हो, जहां पर फर्टिलाइजर शायद आपका 10 रुपए हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी शायद आपका वो भी आपका 15 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही रफ नंबर है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब कितना हो गया भैया, 20-30, आपका 20-10-30 हो गया, और 45। तो एक जहां पर प्रोडक्शन सिर्फ 20 रुपए में हो जा रहा है, ठीक है, जिस देश की सरकार डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और जिस देश की सरकार डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, वही सेम क्वांटिटी 45 रुपए की बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंट्री है जिसने डोमेस्टिक सपोर्ट दिया हुआ है, इस केस में भारत है, तो यहां के जो फार्मर्स हैं उनको एडवांटेज होगा, ये आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है, आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और क्या होगा कि इससे जो है एक मार्केट में या ट्रेड इंबैलेंस आ सकता है। इसी वजह से इसको रोकने के लिए, ठीक है, इस तरीके के चीज को रोकने के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल तरीके से तैयार करा गया है, ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम बनाया गया है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हो कि जब रेड लाइट होती है तो आपको रुकना होता है, जब वो येलो लाइट होती है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ यार अब जो है वेट करना है, और क्योंकि सिग्नल जो है रेड होने वाला है तो पहले से आप अलर्ट हो गए। और ग्रीन का मतलब कि है आपको निकलना है, आपको कोई भी बाधा नहीं, बिल्कुल रुकना नहीं। इसी तरीके से इन डोमेस्टिक सपोर्ट की लिमिट कितनी हो सकती है, किस तरीके से इन डोमेस्टिक सपोर्ट, लिमिट नहीं, इन डोमेस्टिक सपोर्ट को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको भी जो है वो तैयार किया गया है, जो कि है आपका बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। आपने बॉक्सेस सुने होंगे, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबेर बॉक्स, क्लियर हो गया। तो अगर हम ग्रीन बॉक्स की बात करें तो कोई भी सरकार अगर डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और वो डोमेस्टिक सपोर्ट अगर ग्रीन बॉक्स के तहत आ रहा है, ग्रीन बॉक्स का मतलब यह है कोई भी डोमेस्टिक सपोर्ट अगर वो मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने को समझाया ना कि भाई ये 20 रुपए का पड़ रहा है, ये 45 रुपए का पड़ रहा है, तो ये जो फार्मर्स इनको फायदा होगा, तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन यहां के फार्मर्स को ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू यहां के फार्मर्स, और इस तरीके से क्या होगा, एक ट्रेड इंबैलेंस हो जाएगा, तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो यदि कोई डोमेस्टिक सपोर्ट मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है तो उसे हम ग्रीन बॉक्स में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, रिसर्च हो गया, इन सब से बहुत ज्यादा जो है आपका मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो यदि कोई सरकार डोमेस्टिक सपोर्ट दे रही है जो कि मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ओके है, उसमें कोई बात नहीं है। उस डोमेस्टिक सपोर्ट को जो मेंबर्स ऑफ WTO है वो कहां रखेंगे, ग्रीन बॉक्स में रखेंगे। अब आता है अंबेर बॉक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया ना आपको कि 20 और 45 रुपए, ये क्या कर रहा है, ये भैया मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ट्रेड इंबैलेंस लेके आ रहा है, ठीक है, ट्रेड इंबैलेंस लेके आ रहा है। सो ये जब मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है डोमेस्टिक सपोर्ट, तो कहां पे जाएगा, तो ये जाएगा आपका अंबेर बॉक्स में, ठीक है। अंबेर बॉक्स में जैसे आपका MSP हो गया, जैसे आपका इनपुट सब्सिडीज हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी इनपुट सब्सिडीज दी जा रही है वो सारी चीजें कैलकुलेट करी जाएगी डोमेस्टिक सपोर्ट में, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो वो डोमेस्टिक सपोर्ट अगर ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है तो उसको किस में रखा जाएगा, उसको अंबेर बॉक्स में रखा जाएगा, ठीक है, उसको अंबेर बॉक्स में रखा जाएगा। एंड ग्रीन बॉक्स में भी सेम, ब्लू बॉक्स में भी वही सेम चीज है, बस इसमें क्या होता है कि अंबेर और ब्लू बॉक्स में डिफरेंस ये होता है कि वो सारी सब्सिडीज जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं उनके प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाता है, बस उनके प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाता है। तो अगर हम अंबेर बॉक्स की बात कर लें, ब्लू बॉक्स की बात कर लें, ग्रीन बॉक्स की बात कर लें, ये एक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है जो कि डोमेस्टिक सपोर्ट को क्लासिफाई करता है,
ठीक है, डोमेस्टिक सपोर्ट को क्लासिफाई करता है। और इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है आपका दी मिनिमस लिमिट। अब भैया ये बात चली कि यार कोई भी कंट्री जो है उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है, ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, इसको हम ग्रीन में रखें, अम्बेर में रखें। इसके लिए क्या क्लॉज निकल के आया कि हम क्या करते हैं कि किसी भी देश में अगर वो डेवलप्ड देश है, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखो, कोई भी देश अगर डेवलप्ड है, जैसे यूएसए हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब डेवलप कंट्रीज में आ गया, जापान हो गया, तो कोई भी डेवलप कंट्रीज में जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी टोटल प्रोडक्शन लग रहा है एग्रीकल्चर में, उसका सिर्फ और सिर्फ 5% सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, 5% सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है। अगर टोटल प्रोडक्शन सपोज करो 100 करोड़ है डेवलप कंट्री में, तो डेवलप कंट्रीज की सरकारें सिर्फ इस 100 करोड़ का 5% ही जो सब्सिडीज हैं, जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, वो प्रोवाइड कर सकती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह मामला थोड़ा सा अलग है। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन आ गया भैया? डेवलपिंग कंट्रीज में भारत आ गया है, डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना भी है। हालांकि इस पर भी एक डिबेट चलती है कि चाइना जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको आप डेवलपिंग कैटेगरी में क्यों रखे हो, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग डिस्कशन ऑफ टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर सकती है कि यदि उनका टोटल प्रोडक्शन 100 करोड़ हो रहा है, ठीक है, तो वो सब्सिडीज कितना परसेंट दे सकती हैं? वो दे सकती हैं भैया 10%। ठीक है, 10%। तो ये लिमिट फिक्स कर दी है कि भाई अगर कोई भी देश डेवलप कंट्री है तो उसका 5% सब्सिडीज होगा टोटल प्रोडक्शन का, और डेवलपिंग कंट्रीज है जिसमें भारत भी आ गया वो होगा 10%। ठीक है, अब इस पर जो रहता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि WTO में कुछ ना कुछ क्राइसिस चलता रहता है या डिबेट चलती रहती है इंडिया की। इंडिया का स्टांस ये रहता है, क्योंकि जो WTO के मेंबर कंट्रीज उनका ये कहना है कई बार, स्पेशली रिसेंट ईयर्स में, कि इंडिया क्या कर रहा है, वो ये जो क्लॉजेज हैं, ठीक है, ये जो क्लॉजेज हैं, चाहे मार्केट एक्सेस हो, एक्सपोर्ट सब्सिडी हो, डोमेस्टिक सपोर्ट हो, दी मिनिमस लिमिट हो, इन सब को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, इन सब को वॉयलेट कर रहा है। इस पर भारत का स्टांस क्या रहता है? भारत पहली बात तो ये कहता है कि भाई आपने ये जो 5% और ये जो 10% कैलकुलेट किया है ना, इस कैलकुलेशन का कोई बेसिक है नहीं, कोई मेथडोलॉजी आपने फॉलो नहीं करी है। तो भारत का सिंपल स्टांस ये है कि जब तक भारत ये जो कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी है इस पर जब तक अग्री नहीं करेगा, तब तक भारत का स्टांस ये रहता है कि भाई हमको एक ऐसी, तब तक जो है हम ये 10% और ये जो 5% है इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बार ब्रीच भी हुआ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे भारत ब्रीच के बावजूद भी उस पर एक्शंस नहीं होते हैं। फिर भारत का ये कहना है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वो कई ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। फिर भारत का ये कहना है कि भाई भारत में ऐसे बहुत से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी लाइवलीहुड किस पर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पर। तो अगर सरकार इन फार्मर्स को सब्सिडीज, इनपुट सब्सिडीज, MSP, एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं देगी, तो भाई इन सब फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है वो इंपैक्ट कर सकती है। प्लस भारत दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, तो फूड शॉर्टेजेस ना हो, इस वजह से भी सरकार की ये ड्यूटी है कि सरकार इन सभी सब्सिडीज को प्रोवाइड करे, सो दैट फार्मिंग में कोई भी रुकावट ना आए, सो दैट भारत में फूड शॉर्टेजेस ना हो। तो ये कुछ ऐसे स्टांस हैं भारत के, जो कि कहता है भारत कि भाई जब तक WTO में ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक जो है भारत ये सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट, ये सब चलता रहेगा और ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोला भारत ने कि रुक जाएगा, लेकिन भारत ने कहा है कि ये जो आप एलिगेशंस लगा रहे हो कि भारत जो है वो ब्रीच कर देता है या वॉयलेट कर देता है, इसके रीजंस ये हैं कि इसमें जो आपकी मेथडोलॉजी है ये फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ठीक है, अगर भारत जो है, अगर ये लिमिट लगा दी गई है तो भारत किस तरीके से इससे एस्केप करता है? तो यहां पर एक क्लॉज आता है, ठीक है, जिसका नाम है पीस क्लॉज। ये 8 अप्रैल या 9 अप्रैल 2024 का आर्टिकल है, जहां पर यह बोला गया है कि भारत ने 5वीं बार, ठीक है, 5th टाइम इन अ रो, इंडिया इन्वोक्स द पीस क्लॉज फॉर राइस इन WTO। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10% फिक्स कर दिया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन भारत ने यह कहना है कि भाई हम ये कैलकुलेशन को मानते ही नहीं है। आपने कैसे ये नंबर कहां से ले आए? तो WTO में डिसाइड हुआ कि जब तक इस कैलकुलेशन पर डिबेट सेटल नहीं होती है, हम क्या करते हैं, हम एक पीस क्लॉज को
इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हम एक पीस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसके तहत कोई भी डेवलपिंग कंट्री यदि 10% से ज्यादा जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो जो है वो जो टर्म है वो वॉयलेट हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो ऐसे में अगर वो कंट्री पीस क्लॉज को एक्टिवेट कर देगी तो उस पर कोई भी जो एक्शन है या लीगल एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा। ये साल 2013 में स्टैब्लिश किया गया था बाली एग्रीमेंट के तहत, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इट परमिट्स डेवलपिंग नेशंस टू एक्सीड द 10% सीलिंग विदाउट फेसिंग लीगल एक्शन बाय अदर मेंबर्स टेम्पररी, ठीक है। तो पीस क्लॉज जब भी भारत एक्टिवेट करता है दैट मींस कोई भी जो मेंबर कंट्री डब्ल्यूटीओ के वो भारत के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकेगा व्हेन इट कम्स टू 10% या 10% से ज्यादा। आप देखो फिगर भी देख सकते हो, ठीक है, इसी आर्टिकल का फिगर है कि 2022-23 में 52.81 6.39 सब्सिडी। तो हर बार आप देखोगे कि जो ब्रीच है वो ज्यादा ही रहा है, चाहे 12% हो, चाहे 15.22% हो, 15.16% हो, 13.73% हो, 11.46% हो। तो हर बार जब भी 10% से सब्सिडी लिमिट आगे जाती है, ब्रीच होती है, तो भारत पीस क्लॉज एक्टिवेट कर देता है और इसी पीस क्लॉज के तहत जो है कोई भी डब्ल्यूटीओ की जो मेंबर कंट्रीज है वो लीगल एक्शंस नहीं ले सकती हैं अगेंस्ट इंडिया। तो ये पूरी की पूरी जो है डब्ल्यूटीओ, भारत और डब्ल्यूटीओ का इशू क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको समझा दिया। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये मेंस, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके मेंस प्री सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बनता है, आप सोच रहे होंगे सर अगर इतनी ज्यादा क्राइसिस है तो भारत डब्ल्यूटीओ छोड़ क्यों नहीं देता है। देखिए, हम इंडिया चाइना से ट्रेड कर रहे हैं या हम इंडिया यूएस से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो कंट्रीज हैं ये फेयरली सभी सिस्टम को माने। वो कैसे होगा, जब तक कोई ना कोई बॉडी रहेगी, वो जब तक कोई रूल्स नहीं बनाएगी तब तक ये कंट्रीज नहीं मानेंगी ना। तो इसी वजह से भारत इस तरीके से अब्रप्टली डब्ल्यूटीओ से नहीं खुद को विड्रॉ कर सकता है। इसी वजह से भारत का स्टांस रहा है कि हमें डब्ल्यूटीओ के कैलकुलेशन को, मेथोडोलॉजी को रिफॉर्म करना है, जो भी इश्यूज है उसको सही करने हैं, सो दैट डेवलप कंट्रीज अपनी साइड से उनको बेनिफिट हो और डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपनी साइड से बेनिफिट हो सके। तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स अगर रहता है ना, तो जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड होते हैं, उसमें कोई भी दूसरा कंट्री, अब अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता भारत को, कल को उसने कुछ ऐसे नियम ले आए जो भारत के इंपोर्ट को हैम्पर कर सके, तो भारत डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पहुंच सकता है, ठीक है। वो बता सकता है कि चाइना जो है रूल्स को वायलेट कर रहा है। तो इसी वजह से ट्रेडिंग, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग यूनिफॉर्मली फेयरली हो सके, दैट्स व्हाई इंडिया ऐसे अब्रप्टली डब्ल्यूटीओ को नहीं छोड़ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, कि आपको लगता है भारत को छोड़ देना चाहिए डब्ल्यूटीओ, विड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा, अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।